close. 3 into 4 upon 9. Under root 7 into 32 into 5 under root 3 into 4 upon 5 बराबर लेंथ ऑफ ओपन अपॉन क्लोज. लगा लेना, हो जाएगा. जो भी आएगा रोड मोड में वही आंसर है. ठीक, ओके. सिंप्लीफाई कर लेंगे अपना. ये हो गया बच्चों. ये ऐसे ही तमाम क्वेश्चन इसमें बदल सकता है टीचर, ध्यान देना. और अब आप लिखिए रेजोनेंस ट्यूब, रेलीज एक्सपेरिमेंट है ये इंड करेक्शन जिसे बोलते हैं. पढ़ा है ना, इंड करेक्शन आता है इसमें. इंड करेक्शन, रेलीज एक्सपेरिमेंट. इसी का दूसरा नाम है इंड करेक्शन. इसी का तीसरा नाम है रेजोनेंस ट्यूब. आपके किताब में रेजोनेंस ट्यूब ही लिखा है. ऐसे लिखना रिलीज एक्सपेरिमेंट. रुको एक मिनट, सब डिलीट हो गया क्या? ऐसे मत लिखना, बता रहा हूँ, थोड़ा रुक के लिखना. रिलीज एक्सपेरिमेंट लिखो बस. अब आप यहाँ पे केवल ये लिख लो रेजोनेंस ट्यूब. बच्चों कोई ये थ्योरी नहीं है, अब इधर उधर की बात है बस. आर्गन पाइप का केस हो गया है. अब थोड़ा इधर बताना है कुछ बात, आपको समझ के बोलिएगा, सब लोग बताइएगा. कोई भी पाइप ले लो, कौन सा ले लें? क्लोज्ड ही ले लेते हैं. ये क्लोज आर्गन पाइप है. ये केवल समझना है. यहाँ पे आपको क्या लिखना है आपको कुछ आइडिया नहीं है अभी. आपको बड़ा थिंक करना है, थोड़ा सा सोचना है. ये क्लोज आर्गन पाइप है बच्चों. इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है. यहाँ पे ट्यूनिंग फार्क है, यहाँ पे ट्यूनिंग फार्क है. इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है. लेंथ बराबर है. अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इधर थ्योरेटिकली फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. बस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हमें करनी है. अब बच्चों ये थ्योरी से जो आपने अभी पढ़ा है, थ्योरेटिकली बताना है. बोलो, पहले वाले पाइप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फंडामेंटल कि दूसरे वाले पाइप की? हाँ, फार्मूला क्या है? फार्मूला V अपान क्या है? V अपान 4L. V बराबर है साउंड की स्पीड और L बराबर है लेंथ. तो बताओ थ्योरेटिकली दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी कि इक्वल होगी? आप तो बता रहे हैं अलग अलग होगी. तो F1 बराबर F2 F0, F1 नहीं लिखेंगे, F0. देखो बड़ा सावधानी से लिख रहे हैं, लिखते देखते रहना. 1 और 2 बराबर होगा ना, यही होगा ना. और किसके बराबर होगा?
V/4L। और बच्चों आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटली, थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकल सोचो कि क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए? एक पतला ट्यूब है, एक मोटा ट्यूब है। देखते हो बैंड वाले जो होते हैं, बैंड वाले एक ऐसे लपेटे रहते हैं ना, अपना पतला पतला पाइप होता है, एक मोटा मोटा पाइप होता है, ऐसे लपेटे रहता है, और इधर से हवा से प्रेशर लगाएगा तो इधर से साउंड आता है पीछे से, ऐसे ऐसे लपेटे रहता है। देखा है कि नहीं? हाँ देखा है। अब उसमें जो एक पतला वाला ट्यूब होता है और एक मोटा वाला भी होता है, क्या दोनों का साउंड एक ही जैसा होता है? पतले वाले की फ्रिक्वेंसी अलग होता है, मोटा वाला भों भों करता रहता है। हाँ, तो दोनों की फ्रिक्वेंसी तो अलग अलग है, प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन थ्योरी में क्या रहा है? सेम। ये प्रॉब्लम हो गई किसको? रैलीज को। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन थ्योरी में तो सेम आ रहा है। अब उसने सोचना शुरू किया कि प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल जब हम किया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट किया रिलीज ने, तब उनको कुछ और दिखा ना। वो क्या दिखा वो लिख रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटली बच्चों, एक्सपेरिमेंटली क्या दिखा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पहले का वो ज़्यादा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दूसरे से ये ज़्यादा है। ये पहली बात तो ज़्यादा है। एक ये दिखा, बड़े ध्यान से देखते रहना आप क्या दिखा। इसको मैंने डैश किया, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 छोटा था F01 से, मतलब जो थ्योरी से आया था उससे कम था। जैसे यहाँ पे जो आएगा 10 थ्योरी से, तो प्रैक्टिकल में 9 आया था। ये भी तो पूछ सकता है ना कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा आया था कि कम आया था? अलग अलग तो आया था, ज़्यादा आया था कि कम आया था? ये भी तो एक सवाल है। अब F0 -2 ये वाला और छोटा था, किससे? F02 से। ये देखा गया कि जो वैल्यू आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। अब समझना, अब रेलीज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों हो रहा है। अब रेलीज की जगह आप हो तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कुछ, आखिर क्यों हो रहा है। क्या उसने देखा कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है थ्योरेटिकल से कम है, तो अगर थ्योरेटिकल से कम है तो फ्रीक्वेंसी में साउंड और लेंथ ही है, साउंड की स्पीड तो उतनी ही है। इसका मतलब लेंथ में चेंज होगा। क्या होगा? लेंथ में चेंज होगा। उसके दिमाग में आ गया, किसके दिमाग में? रिलीज के। यहाँ जो लेंथ हम ले रहे हैं वो लगता है गड़बड़ है। आप बताइए, फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ लेना है ट्यूब का कि लेंथ लेना है वेव का? किसका? और अभी किसका ले रहे थे? ट्यूब का। उसके दिमाग में तुरंत आ गया, बोला कि ट्यूब का लेंथ के पीछे क्यों पड़े हैं, हमें तो वेव का लेंथ लेना था। और वेव का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अब वो समझना शुरू करो। बच्चों ध्यान से सुनते रहना। ये जो पॉइंट्स हैं ये मीन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये कौन से पोजीशन पे है? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पे है। देखो अब एक्सप्लेनेशन मैं ले रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। रिलीज दूसरे तरह समझाए थे, मैं दूसरे तरह समझा रहा हूँ। मान लो अचानक लाइट कट जाए, अंधेरा हो जाए, रात 12-1 बज रहा है, पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा,
तो मैंने एक लोगों से बोला कि जाओ कैंडल लेके आओ बालसन से, एक दुकान खुली है, जाओ लेके आओ। अब यहाँ से गेट तक जाएंगे, भाग आएंगे, बोलेंगे सर डर लग रहा है। हाँ? फिर मैंने बोला अच्छा तो तुम भी जाओ, 2 लोग जाएंगे, तो थोड़ा दूर तक जाएंगे, फिर वहाँ से फिर भाग आएंगे। फिर मैंने बोला तीसरे से कि तुम भी जाओ, तो और दूर तक जाएंगे, और हमने बोला कि पूरे क्लास के लोग जाओ, पूरा इलाहाबाद घूम के आओ। हाँ, तो क्या सीखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो दूर तक गए। इसीलिए कहा गया संघे शक्ति, संघ में शक्ति है, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वो काम आसानी से हो जाता है। अब बताओ यहाँ पे मालिक्यूल ज़्यादा है कि वहाँ, तो कौन वाले मालिक्यूल दूर तक भागेंगे, पहले वाले कि दूसरे वाले? हाँ, समझ आया ना कुछ? तो दूसरा वाला मालिक्यूल दूर तक भागेगा। अब ये है मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसका एक्सट्रीम पोजीशन और ऊपर होगा कि और नीचे होगा? और ऊपर होगा, क्योंकि संघे शक्ति वाला केस है। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा दूर तक तो भागेंगे ही। यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। अब बच्चों एक बात बताना, एंटीनोड कौन है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? और मीन पोजीशन क्या होता है बताओ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, मीन पोजीशन पे कि एम्पलीट्यूड पर? मतलब पहले समझो, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन है जहाँ वो इक्विलिब्रियम में है, इधर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन, इधर जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब है, जब वो मीन पोजीशन पे है या जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट क्या है, एंटीनोड। तो एंटीनोड कहाँ बनना चाहिए, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? हाँ, तो एंटीनोड यहाँ बनना चाहिए और कालिदास लोग यहाँ बना दिए, ये गड़बड़ी हो गई थी। तो एंटीनोड ट्यूब के माउथ पे नहीं बनेगा, उससे ऊपर बनेगा, एंटीनोड यहाँ बनेगा। और जितना ये लेंथ बढ़ गया उसी वजह से फ्रीक्वेंसी घट गया। बच्चों सुनो, अभी सुनते रहो। अब ये वाला जो लेंथ बढ़ गया ना, इसे हम क्या कहेंगे, E1, ई फॉर इंड करेक्शन। ई का मतलब इंड करेक्शन, लेंथ जो बढ़ गया, इंड यहाँ चला आया, जो ट्यूब का किनारा यहाँ ले रहे थे अब यहाँ लेना पड़ेगा, तो इसे इंड करेक्शन बोला। अब ये वाला तो और दूर चला गया, लो ये तो बहुत दूर चला गया, जाने दो जहाँ जाए जाने दो। अब इसका इंड करेक्शन और इसका इंड करेक्शन बताओ, E1 और E2 में कौन ज़्यादा है? हाँ, E2 ज़्यादा होगा। बच्चों ये समझ आ रहा है एंटीनोड क्यों वहाँ बना रहा हूँ? एक्सट्रीम पोजीशन पे एंटीनोड बनेगा ना। सवाल तो यही है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्यों बना रहे थे, गलत बना रहे थे हम। अब आप यहाँ लिखोगे E1 ग्रेटर दैन E2 हैं, E1 ग्रेटर है कि E2? तब E1 लेस दैन E2 बोलो, E1 E2 से छोटा। अब देखो कोई लॉजिक, अब लॉजिक समझना, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही डेवलप करते हैं बात। E1 E2 से छोटा, चलो ठीक है, क्यों? R1 R2 से छोटा। R क्या है, रेडियस। आखिर ट्यूब की लेंथ तो बराबर है ना, गड़बड़ी कहाँ है, रेडियस में। इसका मतलब रेडियस पे डिपेंड कर गया, ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा ज़्यादा रेडियस। तो बच्चों R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तब इन्होंने क्या किया, E1 बाई R1 E2 बाई R2, संयोग देखो आया 0.6, रेशियो क्या आया 0.6, तो 0.6 का नाम पड़ा रेलीज। रेलीज कांस्टेंट जैसे मीन्स कांस्टेंट है, रेलीज कांस्टेंट, यह रेलीज कांस्टेंट है, यह रेलीज कांस्टेंट है। उधर चलो अब,
अब बच्चों एक कहानी आती है बात बताने वाली। ट्यूब 1, देखो एक लाइन तो ये हो गया कि रिलीज कांस्टेंट क्या है, ये आना चाहिए आपको। अब इफेक्टिव लेंथ, सुनो, अब ये वाला पॉइंट बता दोगे ना तो अभी क्लियर हो जाएगा सब कहानी। बच्चों L1 बराबर क्या लिखोगे, देख के बताना, L प्लस E1, सही है। L2 बराबर क्या लिखोगे, L प्लस E2, E2 E1 से बड़ा तो L2 L1 से बड़ा, तो भले लेंथ बराबर है लेकिन वेव लाने वाला लेंथ तो अलग अलग हो गया। मोटा वाला ट्यूब का लेंथ ज़्यादा है और पतले वाले ट्यूब का लेंथ कम है। और फ्रीक्वेंसी जब हम निकालें F01 है, हाँ डैश, तो बच्चों V/4 L1, क्यों भाई? अब क्या लिखोगे, V/4 L1 माने L प्लस E1, सही है। F01 डैश V/4L प्लस 0.6 R1, क्यों बच्चों? तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुआ ना कि ये वाला फ्रीक्वेंसी कम हो गया। पहले 4L था, अभी नीचे लेंथ बढ़ गया तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो गया। अब इसके नीचे घर पे एक बार और समझना, क्योंकि ये मेरी फिलॉसफी से चल रही है बात, हम कैसे बता रहे हैं उसको सीख रहे हैं आप। ये वाला कम हो गया, इससे प्रूफ हो गया ये बात। अब जैसे मैंने लिखा है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आप हमें दूसरा बताओ। बच्चों बताना ज़रूर, मैं लिखूं और आप बोलोगे ना, बताओ। चलो बोलो जल्दी जल्दी। 2 का डैश V/4 L प्लस E2 ना, V/4 L प्लस 0.6 R2, ये हुआ 2 डैश। अब सुनो, R2 R1 से बड़ा है, तो बच्चों अगर R2 R1 से बड़ा है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी में कौन बड़ा हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। नीचे बड़ा हो रहा है ना, तो छोटा हो जाएगा और ये वाला ज़्यादा होगा। तब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 चीज़ लिखेंगे। पहली बात तो जो फंडामेंटल है उससे छोटा है, क्योंकि उसमें 4L था, इसमें कुछ ज़्यादा है। दूसरी बात, पहले वाले से भी ये छोटा है। बच्चों ये आपके पेपर में बहुत आता है। ये 2 पतले मोटे ट्यूब बना देगा, बोलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका है। अच्छा एक बात बताओ, पतला मोटा ट्यूब बना देगा, बहुत जल्दी बताना है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, पतले वाले की कि मोटे वाले की? पतले वाले की ना। और जो थ्योरेटिकल है उससे भी ज़्यादा होगा कि उससे कम होगा? उससे कम होगा। हाँ बस इतना ही याद रखना है। बाकी ई का मान सवाल देगा तो 0.6 R है। तो ये फॉल्ट पकड़ में आ रहा है इन लोगों का, यही सब गड़बड़ी करते हैं। इसे रेलीज ने पकड़ा था। बच्चों मैं अब सोच रहा हूँ आप इसे लिखवा देते हैं, अपने आप समझ के लिखवा दो। अब लिखा है कि विथ इंड करेक्शन, इंड करेक्शन लेना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन आर्गन पाइप, क्या फार्मूला है? V/2 L प्लस E कि L प्लस 2E? ओपन है
ओपन आर्गन पाइप में ऊपर भी खुला और नीचे भी खुला, ऊपर भी ई और नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 2E। और ई का मान 0.6R। इसे याद रखना, अभी कोई पेपर में दिया था, एक स्टूडेंट जेईई मेंस में एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे से ही पूछ रहा था, सर वो जो आप बताए थे वही दिमाग से उतर गया, 0.6 था कि 0.4 था, इसे में कन्फ्यूज हो गया। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसे नहीं तो ऐसे दिमाग से गड़बड़ा जाता है। एग्ज़ाम में प्रेशर आएगा तो आप कई चीज़ सोच लेते हो तो कन्फ्यूज हो जाते हो। तो ये रिजल्ट है ना, इसे याद ही रखना होगा, तो 2-3 बार देखोगे तो ध्यान रहेगा, इसलिए मैं बार बार लिखता भी रहता हूँ। अब बच्चों आप लोग एक बार और बता दो बस, क्लोज आर्गन पाइप V/2 थोड़ी होता है 4 और L+E और E बराबर 0.6R। अगर आप लोग अभी नहीं लिखे हो तो लिख लें। हाँ, धीरे धीरे शिफ्ट करूँगा, कुछ बच्चे भी नहीं लिखे हैं। उधर वाला बना लिए थे, कुछ नहीं बनाए थे, बनाओ बनाओ बनाओ, 2-3 मिनट में कंप्लीट करो। ये रीजनिंग है, घर पे भी ऐसे जैसे मैंने बोला ऐसे थोड़ा सोचना कि कहाँ पे एंटी नोड बनना था, कैसे लेंथ बदला, कैसे वैल्यू आई, तो माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। ये किताब में इतनी सब चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, और टीचर का ही काम होता है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करवा लेना बच्चों से। एल ट्यूब का लेंथ है, एल प्लस कर दिया ना तो वेवलेंथ हो गया। ट्यूब के लेंथ में मेरे को ट्यूब का लेंथ नहीं लेना था, हमें वेवलेंथ लेना था, तो हमें एल की जगह L+E लेना पड़ा। बच्चों लोग बताइएगा जब शिफ्ट करना होगा तो। देखो ये सब इन्फॉर्मेशन जब हो गया तो रेलीज तो प्रूफ कर दिए। कुछ लोगों ने रेलीज से पूछा कि आपने एंटी नोड ऊपर हवा में जो बनाए हो कैसे पता कि वहीं बनेगा। बोले अरे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है एंटी नोड। बोले नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि वहीं है, कैसे हम जानेंगे कि आप जो बताएं वो सही है। ऐसे लोग पूछते भी हैं। तब वो क्या बोल देंगे कि इसे मान लो। नहीं, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको लॉजिकली प्रूफ करो। तब उन्होंने प्रूफ किया और वो प्रैक्टिकल आपके एक्सपेरिमेंट वाली बुक में है और वो बहुत एग्ज़ाम में आता है। उसी का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। तब उन्होंने कैसे समझाया था वो एक एक्सपेरिमेंट है, अब उसको दिखाते हैं। तो बच्चों रेजोनेंस ट्यूब आखिरी लाइन है इसकी। अब आप लिख सकते हो रेजोनेंस ट्यूब।
देखो इसमें क्या किया था इन्होंने, ये एक ट्यूब ये वाला लिया, ये ट्यूब है और एक ट्यूब यहाँ पे है। बच्चों इन ट्यूब में पाइप लगाया, ये पाइप से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। पाइप से इसलिए कनेक्ट किया कि जितना टोटल क्वांटिटी मैटर का है वो बदलना नहीं चाहिए, उतना ही होना चाहिए। तो पाइप लगा दिया ताकि इधर से उधर पानी जाए लेकिन कोई भी ड्रॉप नीचे गिर के बाहर ना जाए। फिर क्या किया, ये वाले ट्यूब को क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। इसकी रीडिंग के लिए यहाँ पे स्केल लगा दिया, ये स्केल है 0, ये तमाम स्केल लगा दिया और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी है। इसको अगर हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो लेवल घटेगा और नीचे की ओर ले आएंगे तो लेवल बढ़ेगा। तो मास मैटर का नहीं बदलेगा, इसी में इधर उधर सेट होगा। और इसके बाद ये ट्यूनिंग फार्क यहाँ पे साउंड करा दिया। अब आगे कहानी शुरू हो गई, ये लेवल धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगे। जब ऊपर जाने लगा तो थोड़ी देर में बड़ा तेज तेज आवाज़ आया। जब तेज तेज आवाज़ आया तो इन्होंने लिखा कि पहला रेजोनेंस आया, फर्स्ट रेजोनेंस आया। जैसे ही तेज तेज आवाज़ आया वैसे इन्होंने देखा कि पानी का लेवल यहाँ है, यहाँ है और ये है, और इसका लेंथ इन्होंने मेजर कर ली L1 और लिखा कि λ/4 बराबर L1 + E। क्यों? उनको मालूम था कि यहाँ पे इंड करेक्शन है, तो उन्होंने बोला कि L तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर वो वैल्यू 0 आ जाएगा तो फिर भाई इंड करेक्शन नहीं है, और अगर नहीं तो आया तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यही सोचकर प्रैक्टिकल शुरू किया। तो L1 + E आया, ये λ/4 हुआ। बच्चों फिर आगे बढ़ता जा रहा था। तब तक थोड़ी देर बाद फिर तेज आवाज़ आया, और जब दूसरी बार तेज आवाज़ आया तो ये लेंथ फिर रिकॉर्ड किया L2। अब दूसरी बार आया तो कौन सा रेजोनेंस आया? सेकंड। अब सेकंड रेजोनेंस आया। और बच्चों सेकंड रेजोनेंस में आप लिखोगे 3 λ/4 बराबर L2 + E फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। λ/4 की वैल्यू रख लो तो 3L1 + E बराबर L2 + E। इधर उधर सॉल्व कर लो, E का मान आएगा L2 - 3L1/2, ये फार्मूला है। और इसी को देखा गया तो 0.6 R के बराबर था। यही आपके एग्ज़ाम में आता है। जो इस समय लिखा है बोर्ड पर बस इतना, वो तो थ्योरी बनाने के लिए, दिमाग में लाने के लिए वो मैंने वहाँ समझाया। बाकी हमारा सिलेबस का एक्सपेरिमेंट ये है।
बच्चों ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, लिखा है कि इन रेजोनेंस ट्यूब इफ फर्स्ट रेजोनेंस अकर एट 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेजोनेंस एट 18 सेंटीमीटर देन फाइंड रेडियस ऑफ ट्यूब। इसी को निकालें आप, और आप वेव मैकेनिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। जहाँ जहाँ जो जो सवाल नहीं आता रहेगा आप पूछते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। हाँ 5/2 माने 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे इसे स्टॉप कर रहा हूँ, पर आप इसके सवाल लगाते रहेंगे। जब पढ़ते रहेंगे अगला क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स, तो एक आध दो क्वेश्चन कहीं कहीं से कुछ पूछते रहेंगे, कुछ नई नई कहानियाँ आपको बताते रहेंगे। अभी हमने इसे कंप्लीट कर लिया है न्यूमेरिकली, और कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जिसे कहीं न कहीं क्वेश्चन हम जोड़ जोड़ के दिखाएंगे आपको। फ्लूइड में भी ये कॉमन हो जाएगा अभी, तो वहाँ से भी हम कोई क्वेश्चन लेके समझा ले जाएंगे। तो चलो यहाँ तक की बात तो हो गई। अब आपका आज का काम कंप्लीट हो गया। कल आपको क्या पढ़नी है? अब देखो इतना वेव में आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। जब कोई फुल लेंथ पेपर उठाइए जो आया हुआ है वो आईआईटी में या नीट में, और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वेव के वो आपको अब आने चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। आपको 2-3 चीज़ समझना है और वो सवाल लगाना है। बता रहा हूँ क्या क्या। एक आपको डैम्पिंग पढ़ के आएंगे कल मैं जब लाइव क्लास में भी बोलूँगा किसी जगह, वो क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। डैम्पिंग कब होता है? जब रेजिस्टिव फोर्स होगा। तो डैम्पिंग का एक क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं होगा, एनसीईआरटी में है डैम्पिंग। दूसरा आपको रिवर्बरेशन टाइम, मतलब इको क्या है और गूंजना, आवाज़ का गूंजना क्या है और इको क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। एक ये बचा, ये बताना है आपको मैं काम दे रहा हूँ। और तीसरा मोनोसिलेबिक साउंड क्या है, बायसिलेबिक साउंड क्या है, सिलेबिक क्या होता है। ये तीसरा सवाल हो गया। तो क्या क्या आपको काम मिल गया? इको, रिवर्बरेशन टाइम जिसे बोलते हैं सबीने फार्मूला, रिवर्बरेशन टाइम और डैम्पिंग। ये 3 पॉइंट आपको मैंने दिया है, 1-1, 2-2 मिनट के रिजल्ट हैं। तो आपको इसे थोड़ा देख के ही आना है। आपके पेपर में क्वेश्चंस हैं तो आप देख के आएंगे, नहीं देखे रहेंगे तो भी हमसे बोलोगे तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप देखे रहेंगे तो आपको ठीक लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा तो, देखा तो। और सिलेबिक साउंड में मोनोसिलेबिक, बायसिलेबिक, ये सब क्या है ये समझना है। बस इतनी बात आपको जानना है। और एक आपको बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। चलिए इतना डिस्कशन हो गया। एक हम लोग ये जानना चाहेंगे कि साउंड की स्पीड प्रैक्टिकल से कैसे निकालेंगे। साउंड को हम एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालेंगे, यूजिंग कुंड ट्यूब। साउंड को किसने निकाला था? कुंड ने। तो कुंड ट्यूब क्या है? ये प्रैक्टिकल का है, एक्सपेरिमेंट का है। और आपको डैम्पिंग हम पढ़ाए हैं, कहीं बताए हैं, तो उस तरह के 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज का बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब जो 2-4 सवाल मैं बताऊँगा मेरा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, मैं आपको समझाऊँगा। कभी कोई क्वेश्चन लेफ़्ट राइट टीचर करे तो आपके पास नॉलेज रहे, ये आपसे बियॉन्ड ना जाने पाए। मतलब जो टीचर पेपर बनाए वो भी बिलो लेवल हो आपके, तब तो आप अच्छे रैंक ला पाएंगे। और पता चला काम चलाने के लिए पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब फिजिक्स कंट्रोल होगी। तो बच्चों आज की ये बात हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल मैं क्लास लूँगा, कल सुबह ही क्लास लूँगा, 8 बजे ही लूँगा, और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा। अब फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी 8 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लास भी रहेगी, दैट मीन्स आपको अपलोड होगा,
आना होगा तो आप आ जाइएगा, नहीं तो बाकी तो मैं पढ़ाऊँगा ही। मैं अपना क्लास तो कंटिन्यू करूँगा ना। ठीक बच्चों, आज जाओ, अब आराम करो, बहुत पढ़ लिए। अब पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन कल 11 बजे तक पढ़ाएंगे, याद कराना तो दे देंगे कई सवाल। अब आज नहीं, अब कल बताएंगे सवाल। पोटेंशियोमीटर का मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पे सवाल बोला था कि 2 देंगे क्वेश्चन। आपने उस समय नहीं पूछा, अभी याद आया। कल याद किए रहना, कल पूछूँगा।